माइकल दे आपके नीचे चालू है। हेलो, बिना माइक बजा जी अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। मुझे कल रात तक तो मौसम की वजह से थोड़ी टेंशन हो गई थी। जब ये हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया था प्रोग्राम, तब तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े जोश के साथ थे और अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ओवर राजस्थान से जो मेरे साथ भाई जुड़े हैं वो 200 है अल्हम्दुलिल्लाह, और जो गर्ल्स हैं वो 40 है। और जब हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था तो जो हम लोगों ने कंफर्म लिस्ट तैयार की थी, जो आने वाले थे हमारे साथी जो वीएस से रिलेटेड थे ऑल ओवर राजस्थान में, वो 180 थे। और अल्लाह के करम से बाड़मेर से भी लोग आने वाले थे और जैसलमेर पोखरान से भी आने वाले थे। ऑल ओवर राजस्थान से लोग हम लोगों के पास आने वाले थे, लेकिन आप लोगों को पता है कि न्यूज़ में आने लगा तो उस वजह से वो लोग नहीं आए। तो रात तक तो मुझे टेंशन हुई थोड़ी कि लोग नहीं आए, लेकिन उसके बाद में मुझे ये लगा कि 1000 अगर तादाद होती है तो वो मुनाफिकों की होती है, उससे अगर अच्छे 10 मुखलिस लोग आते हैं तो वो ज़्यादा बेटर होगा। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग आए। मुझे ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि ये पूरा नहीं भरा हुआ है, उससे मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और क्यों, हमारा मकसद क्या है, हमारी बात को रखना, जो हम अब भी रख सकते हैं और हम जो जब भी रख सकते हैं। इसलिए हमें नाउम्मीद नहीं होना है कि कोई नहीं आया या वो नहीं आए। हम आ गए, अल्लाह ने हमें चुन लिया, ये बेहतर है। Now I welcome you all with a warm heart and I would like to thank you for spending some time for us from your busy schedule. The people present here are the ones who support peace, humanity and unity in the country. We have only one mission, that is to stand against hatred and justice, only justice for everybody. मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आप सब अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ आए। हम लोगों को यहाँ, आप लोगों का और हम लोगों का यहाँ जमा होना इस बात का पैगाम देता है कि हम सब देश से मोहब्बत करते हैं, एकता भाईचारा चाहते हैं। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज़ों को बुलंद करना और इंशाअल्लाह ताला मजलूमों को न्याय दिलाना। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करना चाहती हूँ वह एक लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे देश में जो कुछ भी हो रहा है इस वक्त, उससे कोई भी एक भी शख्स ऐसा नहीं है जो अनजान है। ऐसी हालत में हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए? एक देश में जहाँ नफरत आम हो, कत्लो गारत आम हो जाए, जुल्म को जुल्म ना समझा जाए, जहाँ मुजरिमों को मुजरिम ना समझा जाए, ऐसे हालात में देशवासी को राहत की सांस कैसे फराहम की जाए? एक राष्ट्र के हित में देखा जाए तो क्या हमारा नुकसान नहीं हो रहा? जब हमारा आंतरिक मामला ठीक ना हो, देश में रहने वाले खुद को महफूज ना समझे, ऐसे हालात में एक राष्ट्र सुरक्षित कैसे हो सकता है? मेरा एक सवाल है, जब देश के हालात बिगड़ रहे हैं, आपसी रंजिश होगी, एक वर्ग दूसरे वर्ग के विरुद्ध होगा, आपस में लड़ाइयाँ होंगी, तो क्या भारत के दुश्मन भारत पर हमला नहीं करेंगे? सर को पहले वेलकम करवा दे। अब मैं दावत देना चाहूँगी अकरम भाई को, वो आए और मेरा सर का इस्तकबाल करें। प्लीज मेरा सिर मेरी जोरदार तालियां जोरदार है पूरा माहौल। अब आप जिस शख्सियत से मिल रहे हैं, इनका नाम है माशाल्लाह मेराज सर। मैं इनके बारे में क्या तारीफ़ करूं, सच में मेरे पास अल्फाज नहीं है। ये वो शख्स हैं जो कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में आते थे, अहमद पटेल साहब के करीबी थे, मगर जब जुनैद और नासिर को इंसाफ नहीं मिला तो इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। तालियां बजाइए बहुत ज़ोरदार इन शख्स के लिए। और फिर इन्होंने हमारी टीम को खड़ा किया VAH के नाम से, कि जिससे मजलूमों को इंसाफ दिलाया जाए और जुल्म के खिलाफ लड़ाई की जाए। कंटिन्यू रखिए फ्रेम बाजी अपनी बात को। ऐसे हालात में देशवासी को राहत की सांस कैसे फराहम की जाए? एक राष्ट्र के हित में देखा जाए तो हमारा नुकसान नहीं हो रहा,
जब हमारा आंतरिक मामला ठीक ना हो, देश में रहने वाले खुद को महफूज ना समझे, ऐसे हालात में क्या एक राष्ट्र सुरक्षित हो सकता है? मेरा एक सवाल है, जब देश के हालात बिगड़ रहे हैं, आपसी रंजिश होगी, एक वर्ग दूसरे वर्ग के विरोध में होगा, आपस में लड़ाइयाँ होंगी, तो क्या भारत के दुश्मन भारत पर हमला नहीं करेंगे? जब देश का माहौल ठीक नहीं होगा तो इसका फ़ायदा भारत के दुश्मनों को नहीं होगा? ऐसे हालात में एक नागरिक की क्या भूमिका होनी चाहिए, आज इस पर बात करूंगी। हमारा देश इस वक्त 3 मानसिकता पर आधारित है। पहली मानसिकता जो कसीर तादाद की है जुल्म करने के। दूसरे नंबर पे वे लोग हैं जो जुल्म को जुल्म समझते हैं लेकिन खामोश रहते हैं इस वजह से कि उनको नुकसान ना पहुँचे। और तीसरी तादाद वाले वो लोग हैं जिनकी तादाद कम है, जो हम हैं। वो लोग हैं जो जुल्म के खिलाफ बोलना और लड़ना पसंद करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम कहीं जुल्म होता देखो तो जुल्म को रोको। बेशक अगर जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने की ताकत है तो वो आवाज़ बेशक जुल्म का सीना चीर देती है। हमारे समाज में आज जिस तरह से जालिमों ने पैर फंसारा है, हम अगर ऐसे ही खामोश रहे तो ये हमारी आने वाली नस्लों के लिए खतरनाक होगा। हम आखिर किसके लिए जीते हैं? इतनी परेशानियां किसके लिए उठाते हैं? हम यकीनन अपने प्यारों के लिए उठाते हैं। हम यकीनन अपने बच्चों के लिए मुश्किलात का सामना करते हैं ताकि उनकी ज़िंदगी आसान हो। आप अपनी आंखों से अपने आसपास का माहौल देखिए और सोचिए, क्या ये माहौल हमारे बच्चों के लिए ठीक है? खुले तौर पर आज धमकियाँ दी जाती हैं, मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने का कहा जाता है, उनकी मॉब लिंचिंग होती है और हम सब खामोशी से देखते रहते हैं। दलित भाइयों को मंदिर में पानी पीने पर मारा जाता है। कभी छतरपुर में मध्य प्रदेश में दलित दूल्हे को रस्म निकालने के लिए घोड़े पर सवार देखकर पथराव किया जाता है। कहीं दलित बच्चा गुजरात वतन में क्रिकेट खेलते लोगों की बॉल को छू लेता है तो उसे बुरा भला कहा जाता है और उसके चाचा का अंगूठा काट दिया जाता है। क्या ये है हमारा भारत? इसी तरह रोज़ बहुत सी घटनाएं होती हैं और हम मुल्क के लोग बड़ी खामोशी से देखते रहते हैं। याद रखिए, ये खामोशी हमारी जान की दुश्मन बनेगी। खामोश रहने से कुछ नहीं होने वाला, ये हमारी नस्लों का सवाल है। टीपू सुल्तान ने कहा था, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ के 100 साल के बराबर है। हालात से घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग हैं जिनके दिल में ये बात आती है, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाए, फिर तादाद के कम होने की वजह से खामोश हो जाते हैं। याद रखना चाहिए, कभी भी तादाद मायने नहीं रखती है। लोगों का मुस्लिम होना अहम है, मुखलिस होना अहम है। एक मुखलिस इंसान 1000 मुनाफिकों से बेहतर होता है। इसलिए हमारी तादाद कितनी भी कम क्यों ना हो, हम हमेशा जुल्म के खिलाफ लड़ते रहेंगे, चाहे किसी भी धर्म से हो। यह देश हमारा है। आज अगर आपसी रंजिशों की वजह से हमारे देश को नुकसान होता है तो नुकसान देश का कहलाया जाएगा, हिंदू या मुसलमान के देश का नहीं कहलाया जाएगा। एक समझदार इंसान चाहे किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, वह जुल्म करने और जुल्म सहने को बर्दाश्त नहीं करेगा। एक ऐसे देश और समाज को कल्पना करते हुए जहाँ कोई भूख की वजह से अपनी जान ना दे, किसी के ऊपर जुल्म ना हो, कोई छोटा बड़ा ना हो, ऐसे समाज का निर्माण हम खुद करेंगे। हमारे हाथ में जो उंगलियां हैं, जो एक दूसरे से अलग है, लेकिन क्या हम उन उंगलियों से काम नहीं लेते? लेते हैं, बेशक लेते हैं। ठीक उसी तरह से हम अपने समाज में हर तरह के लोगों को, हर धर्म के लोगों को जो हक का साथ देते हैं, गलत को गलत कहते हैं, उनको साथ लेंगे और एक बेहतरीन समाज का निर्माण करेंगे। मैं एक नज़्म सुनाना चाहती हूँ, वैसे समाज की कामना करते हुए जो हम सबकी होगी। कि उम्मीद कुछ अभी बाकी है, एक बस्ती बसने वाली है, जिस बस्ती में कोई जुल्म ना हो और जीना भी कोई जुर्म ना हो, वहाँ फूल खुशी के खिलते हों और मौसम सारे मिलते हों, वहाँ रंगो नूर बरसता हो और सारे हंसते बसते हों। एक आस है ऐसी बस्ती की जहाँ झूठ का कारोबार आम ना हो, जहाँ खून की होली आम ना हो, उस आंगन में गम की शाम ना हो। एक आस है ऐसी बस्ती की, उस आंगन में गम की शाम ना हो। एक आस है ऐसी बस्ती की जहाँ रोटी जहर से सस्ती हो, जहाँ मुंसिफ को इंसाफ मिले, जहाँ दिल का सबका साफ मिले। उम्मीद अभी कुछ बाकी है, एक बस्ती बसने वाली है, एक बस्ती बसने वाली है। अब मैं कुछ मौजूदा दौर में मुसलमानों के हाल पर नज़र डालना चाहूँगी। खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला जाता है। क्या मुसलमानों इन कोरोना काल में
गैर मुस्लिमों को या हमारे देशवासियों को खून नहीं दिया था? फिर मुसलमानों को दोहरी नज़र से क्यों देखा जाता है? क्या देश की आज़ादी के लिए मुसलमानों ने अपनी जान और माल कुर्बान नहीं की थी? क्या देश का संविधान मुसलमानों को उनके मजहब की आज़ादी नहीं देता? जब मुसलमान इस देश के नागरिक हैं तो उन्हें सीए एनआरसी पर अलग नज़रिए से क्यों देखा गया? आज हमें इस पर बात करनी होगी। आखिर जो बीमार होता है दवाई की ज़रूरत उसे ही होती है। मुसलमान लड़की जब हिजाब पहनती है तो उसे पर अपराध टिप्पणी की जाती है। मुस्लिम बच्चियों को इम्तिहान में हिजाब पहनने की अनुमति नहीं होती। कभी नमाज तो कभी अजान तो कभी नबी की शान में जहर उगला जाता है। मैं ये नहीं कहती कि सब बुरे हैं या सब एक जैसे, सब नफरत के खिलाफ, नफरत के साथ हैं, मगर आज अक्सरियत ऐसे लोगों की होती जा रही है जो नफरत करते हैं। मुझे आज इस मंच के जरिए से ये पैगाम देना है कि जुल्म को सिर्फ जुल्म समझा जाए। जब बिल्किस बानो के मुजरिमों को माफ़ी नीति के तहत माफ़ किया गया तो ये क्या शहर की 140 करोड़ जनता, देश की 140 करोड़ जनता के मुंह पर तमाचा नहीं था? क्या मोम लिंचिंग के जरिए मुसलमानों को मारा नहीं जाता? क्या आज तक मोम लिंचिंग के लिए कोई ठोस कानून बना है? आखिर क्यों? आज हम किस दहाने पर खड़े हैं? जब किसी समुदाय के धार्मिक स्थल पर या उनकी किताबों को जलाया जाता है तो सब खामोश क्यों रहते हैं? क्या हमारे नुकसान में देश का नुकसान नहीं है? क्या देश के बाहर बैठे दुश्मन को इससे फ़ायदा नहीं होगा? मैं एक नज़्म सुनाना चाहती हूँ। ये ज़ुल्म हमेशा नहीं रहने वाला। अर्ज़ किया है मौत ने ज़माने को ये समा दिखा डाला, कैसे कैसे रुस्तम को खाक में मिला डाला। याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, की गूंज अब ना वो हलाकू है ना उसके हाथी है। कल जो तन कर चलते थे अपनी शान और शौकत पर, शमा तक नहीं जलती आज उनकी कुर्बत पर। अंदर का कब्र ही ठिकाना है, जैसी करनी वैसी भरनी आज की अकल पाएगा। सर को उठाकर चलने वाले एक दिन ठोकर खाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। मैं पूछना चाहती हूँ आखिर हमारी जानों की जमानत कौन देगा? मैं इस मन के जरिए से आप लोगों से अपील करती हूँ, आप आइए हमारे साथ खड़े होइए, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाइए, मजलूमों को सहारा दीजिए, मजलूमों को हमारे साथ मिलकर न्याय दिलवाइए। और हिटलर जैसी तानाशाही अगर देश में चलती है तो पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। वो देश किसी हिंदू या मुस्लिम का नहीं होगा, वो देश हम सबका होगा। जिस तरह से आज देखिए श्रीलंका में क्या हुआ, धर्म के नाम पर लड़ाई हुई और पूरा देश बर्बाद हुआ। अगर हम इसी रास्ते पर चलेंगे तो हमारा देश भी इसी दहाने पर खड़ा हो सकता है। नफरत की आग जलाए बैठे हैं लोग, हम मोहब्बत की बारिश बरसाएं। आए एक बेहतर समाज को वजूद में लाएं, आए हम सब मिलकर जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएं, आए हिटलर जैसी तानाशाही को ख़त्म करें, आए हम सब मिलकर प्रेम के दीप जलाएं। बस अब एक आखिरी बात के साथ अपनी बात मुकम्मल करूंगी। चलते हैं दबे पाँव कोई जाग न जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है। चलते हैं दबे पाँव कोई जाग न जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है। और होती नहीं जो कौम हक बात पर यकजा, तो उस कौम का हाकिम ही उसकी सजा है। बस मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। आज जब मैंने घर पे ये स्पीच लिख रही थी तो वहाँ एक 7 साल का बच्चा बैठा है, वो मेरा है अबूजर। तो जब मैंने लिखा कि आओ मोहब्बत की बारिश बरसाए, तो उस बच्चे ने मुझसे पता है क्या कहा, मम्मा जब मोहब्बत की बारिश बरसेगी ना तो नफरत तो खत्म हो जाएगी। तो उसके लिए भी एक जोरदार तालियां। थैंक यू। मैं फरीन मैम का यहाँ पर स्टेज पर वेलकम करती हूँ, इनके लिए जोरदार तालियां। जी, अब मैं स्टेज पे पूजा जी को बुलाना चाहती हूँ कि वो आए और अपनी कुछ बातें रखें, प्लीज़।
हिमांशु सर को यहाँ स्टेज पर बुलाना चाहती हूँ। तो प्लीज़ कम ऑन द स्टेज मिस्टर हिमांशु सर, और आप अपनी बात यहाँ हम सबके बीच रखें। जोरदार तालियां सबके लिए। पहले तो आप सबको जो इधर पधारे हैं उन सबको जय भीम मेरी तरफ से, और डाइस पे बैठे मेरे सभी साथियों को उनका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे को आप सबके सामने समक्ष बोलने। मेरा नाम हिमांशु सिंघारी है और मैं गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस का टीचर। ये आज का जो ये कॉन्फ्रेंस है ये बहुत डिफरेंट है, क्योंकि इसमें महिलाएं जो हैं वो बहुत बढ़ चढ़ के उन्होंने बाहर आके, मतलब ये एक स्टीरियोटाइप था, जैसे रिसर्च भी करें हम तो उसमें कई चीज़ें ऐसे दिखती हैं कि मतलब महिलाएं बाहर नहीं आती हैं और फिर उसके बाद वो ज़्यादा इतना पार्टिसिपेशन नहीं कर पाती, और ख़ासतौर पे पॉलिटिकल इश्यूज़ में। और आज ये देख के मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, और ये एक बहुत ही रीसेंट ट्रेंड है, और ये अच्छी बात है कि महिला अपने इश्यूज़ भी बोल रही हैं, लिख रही हैं, और बोलने के साथ साथ एक संघर्ष भी कर रही हैं, और ये आगे ऐसी कंटिन्यू रहे तो ये बहुत ही अच्छा है। मेरे को ये बोला गया था कि थोड़ा राजस्थान के अंदर दलित इश्यूज़ जो हैं उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। देखिए, दलित इश्यूज़ जो हैं वो सब तो आप सबको पता ही हैं, बात चर्चा होती रहती हैं, लेकिन जैसे आपने देखा होगा राजस्थान में मूछें रखना, एक मूछें रखने पे ही लोगों के मर्डर हो जाते हैं। फिर कोई बच्चा पीने का पानी जो है वो मटके से ले लेता है, तब उसका वो टीचर मार के उसको वो कर देता है। तो आप ये एक फ्रीक्वेंट चीज़ें हैं, ये होती रहती हैं। और राजस्थान के अंदर कास्टिज़म जो है वो एक बेसिक चीज़ है। कास्टिज़म हमारे देश में एक सुपर स्ट्रक्चर के तौर पे, मतलब अगर कैपिटलिज्म भी आता है तो इधर कास्टिस्ट कैपिटलिज्म के तौर पे आता है। इधर अलग से कैपिटलिज्म जैसे बोलते हैं वैसे नहीं आता, इधर कास्टिज़म उसके अंदर पूरी तरीके से हावी रहता है। और कास्टिज़म हिंदूज़ में नहीं है, मतलब मुस्लिम्स में भी है। कास्टिज़म हर जगह है। एक सुपीरियर और इन्फीरियर की जो भावना है वो सब डाली गई है, और ये आज से नहीं है, सैकड़ों सालों से है। कुछ लोगों को फ़ायदा होता है इस इंस्टीट्यूशन से। सेकेंडली मैं ये कहना चाहूँगा, ये सारी रिसोर्सेज की लड़ाई है। जितना मेरे को ऐसा दिखता है कि रिसोर्स जो है कुछ लोगों के पास कॉन्सेंट्रेटेड रहे, और जब बाकी जो लोग रह जाते हैं वो अगर रिसोर्सेज की बात करते हैं कि हमको भी रिसोर्सेज चाहिए, तो लड़ाई हो। रिजर्वेशन जिसे बोलते हैं, रिजर्वेशन ले लीजिए, वो भी रिसोर्सेज की लड़ाई। तीसरा, इधर जैसे हम लोगों को जैसे कि SC कास्ट को ले लें या फिर दलित कास्ट को ले लें, उसके अंदर भी राजस्थान में खासतौर पर हर जगह डिवीज़न इतना ज़्यादा कर रखा है, और हर एक मतलब डिवीज़न, सब कास्ट का डिवीज़न इतना ज़्यादा कर रखा है, और उन सब की वो बना रखी है, विंग्स बना रखी है। विंग्स बोल लो या कमेटीज़ बोल लो या ग्रुप्स बोल लो, अपने अपने ग्रुप्स के सब नेतृत्व करते हैं, और उसके बाद फिर वो सबकी पॉलिटिकल एफिलिएशंस होती हैं। अब ये पॉलिटिकल एफिलिएशंस की वजह से ना तो यूनाइट हो पाते हैं, और वही पॉलिटिकल एफिलिएशन कि हमको सीट मिल जाए। जैसे सर का जब इन्होंने कांग्रेस में उन्होंने बताया कि अहमद पटेल के साथ थे और इन्होंने पद छोड़ दिया। ऐसी जो चीज़ है ये नहीं पाई जाती। इस चीज़ को हमको आगे बढ़ाना है, और जो पद का लालच ना करते हुए एक कम्युनिटी के लिए अगर संघर्ष करें सब, तो ही कम्युनिटी का बहुत आगे बढ़ पाएगी। और अभी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे देश के अंदर, बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनको हमको एड्रेस करना है। एक इशू ये भी है कि जो सरकारी नौकरी में आ जाते हैं वो पे बैक टू कम्युनिटी नहीं कर पाते, कुछ करते हैं कुछ नहीं कर पाते। बट ये है कि
अब जैसे रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन में भी बैकलॉग हो गया, बैकलॉग की बात हो गई। और पहली चीज़ तो ये है कि रिसोर्सेज जो हैं हमारी, जॉब्स जो हैं, जॉब्स कैसे जो है बैकलॉग की पूरी हो, वो भी बात है। इसी तरीके से एक एजुकेशन का है, जैसे हम माइनॉरिटीज़ में देखते हैं एजुकेशन की जो है, अगर एजुकेशन ज़्यादा, जैसे गांधी जी ने भी कहा था, गांधी जी की बात कर लें या किसी की भी बात कर सकते हैं हम, कि अगर एक महिला पढ़ेगी तो वो पूरे परिवार को पढ़ाएगी। ऐसे ही अंबेडकर साहब ने भी वुमेन को राइट्स दिए, उस वजह से ही हम लोग यहाँ तक आज पहुँचे हैं। आज हम सब एकजुट बैठे हैं, और अगर हमारा दलित और मुस्लिम जो है वो एकजुट होके लड़ेगा, संघर्ष करेगा, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको मिल पाएंगी। और इस बात को, जो हम लोगों को इस बात के लिए आगे बढ़ना चाहिए हम सबको। और हम ये जो हमारा जो दलित और मुस्लिम कॉम्बिनेशन है ये बहुत ज़रूरी है, और इसी चीज़ को हटाने के मतलब रोकने के लिए बहुत सारी वो होती रहती हैं। अभी भी आपने देखा होगा मूवीज़ भी प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। प्रोपेगेंडा जो है, हमको पहली चीज़ तो ये, अगर हम एजुकेटेड होंगे तो प्रोपेगेंडा समझ पाएंगे। चीज़ों को समझना ज़रूरी है, एनालिसिस करना ज़रूरी है, और एनालिसिस करके उसको प्रोपोगेट करना ज़रूरी है, समझाना ज़रूरी है। अगर हम वो नहीं कर पाए तो हम इसका खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ेगा। तो मैं अपनी बात को यहीं विराम देना चाहूँगा, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। जिस तरह प्रशांत सर ने हमारे बीच अपनी बात रखी है बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, और अब मैं